सुप्रभात बच्चों। आज बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर हम करेंगे और उसके साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी उत्तर सहित उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्न। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो ये विद्यार्थियों के लिए स्वयं के लिए है कि उनके क्या अनुभव हुए हैं कि जब मन खाली हो, अर्थात जब मन में कोई एक निश्चित हमने ये निश्चय नहीं किया हो कि हमें क्या लाने जाना है और क्या नहीं, और ऐसे में हम बाजार चले जाते हैं, तो उस अनुभव को आपको बताना है। मन खाली ना हो। मन खाली ना होने का मतलब कि हमारे पास या हमने ये निश्चित किया हुआ है कि हमें बाजार से कौन सी चीज़ें लानी हैं और किस कारण या किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बाजार जा रहे हैं, उस अनुभव को बताएं। मन बंद हो, अर्थात मन में कोई भी मतलब इच्छा ना हो, या ये ना समझे, हम ये समझे कि हमें क्या लाना है क्या नहीं लाना, हमें कोई भी विचार नहीं आता है और हम ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, हम किसी विशेष उद्देश्य से बाजार नहीं जा रहे हैं। और चौथा है, मन में नाकार होने की स्थिति, या कोई भी चीज़ हमें आकर्षित नहीं करती है, हर चीज़ों की तरफ से हम नकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं, तो उस समय के आपके अनुभव आप इसमें बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं? लेखक ने इस पाठ में अनेक प्रकार के ग्राहकों की बात की है। जैसे कुछ ग्राहकों को अपने पैसे का घमंड होता है, वे केवल अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए खरीदारी करते हैं, जबकि कुछ अन्य ग्राहकों में संयम होता है, वे बहुत देखभाल करके ही खरीदारी करते हैं, और कुछ ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पर एक तो उस प्रकार के ग्राहक की बात हुई है जो केवल और केवल अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है, जो केवल ये दिखाता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो केवल उन्हें खर्च करने आए हैं। दूसरा, जो संयमी होते हैं, जो बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। और तीसरा, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर ही बाजार जाते हैं। तो आप इसमें अपने आप को किस प्रकार का ग्राहक समझते हैं वो आपको बताना है। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं जो है एक संयमी प्रकार की ग्राहक हूँ, कि मुझे जो चाहिए होता है उसके बारे में सोचती विचारती हूँ और उसके अनुसार ही खरीदारी करती हूँ। उसकी सूची बना ली जाती है और सूची बनाने के पश्चात ही बाजार में खरीदारी करने के लिए मैं जाती हूँ। चलिए अगला तीसरा प्रश्न आता है आपका, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति से आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? मॉल की संस्कृति, उत्तर है, मॉल की संस्कृति सामान्य बाजार एवं हाट की संस्कृति में प्रमुख अंतर ग्राहकों के स्तर और उनकी क्रय करने की शक्ति में होता है। कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े जो हाट आते हैं, इनमें जो ग्राहक आते हैं उनकी जो खरीदारी की शक्ति है, क्रय मतलब खरीदने की जो शक्ति है, उसके आधार पर ही हम उसमें अंतर कर सकते हैं। मॉल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। यहाँ वस्तुओं की कीमत भी अधिक होती है। मॉल की संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो मॉल एक ऐसी जगह है या ऐसा बाजार है जहाँ पर हमें हर प्रकार की वस्तुएं एक ही जगह पर मिल जाती है, लेकिन उनकी कीमत अधिक होती है। ग्राहक भी पैसे वाले वर्ग के होते हैं और ऐसे मॉल में खरीदारी करने के लिए जो अमीर वर्ग होता है या अधिक पैसे वाले जो वर्ग के लोग होते हैं, वही इन मॉल वगैरह में खरीदारी करते हैं। अतः वे महंगी कीमत पर भी वस्तुएं खरीदने को तैयार हो जाते हैं।
अगला सामान्य बाजार एवं में मध्यम वर्ग के लोगों के अनुसार वस्तुएं मिलती हैं। कि मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशा वर्ग है या जो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, ऐसा वर्ग जो ज़्यादा अधिक खर्चा नहीं कर सकता और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी खर्च नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों के अनुसार ही जो वस्तुएं हैं वो सामान्य बाजार में मिलती है। और हाट में निम्न आय वर्ग का ही व्यक्ति जाता है और अपनी आय के अनुसार ही सामान खरीदता है, अतः अधिक परचेजिंग पावर मॉल में ही दिखती है। तो परचेजिंग पावर की जब हम बात करते हैं तो वो जो परचेजिंग पावर है वो हमें केवल और केवल मॉल संस्कृति में ही नजर आती है। अगला प्रश्न है आपका, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बाजार ग्राहक की आवश्यकता का भरपूर शोषण करता है। जिन चीज़ों की मांग बढ़ जाती है तो बाजार भी उन्हीं चीज़ों के दाम में अधिक मात्रा, उनके जो दाम है उनमें अधिकता कर देता है, उनके दामों को अधिक बढ़ा देता है तथा वस्तु की पूर्ति में कमी भी ला देता है। और जब मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन वस्तुओं की कमी दिखा दी जाती है और उन वस्तुओं की जो कीमत है उसे बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से जो बाजार है वो ग्राहक का शोषण करता है। इस प्रकार बाजार मनमाने ढंग से लूट मचाने लगता है। अभी कुछ समय पूर्व सब्जियों, दालों, तिलहनों के दामों में भारी उछाल आया था। इसका कारण मांग की अधिकता और पूर्ति की कमी। अतः हम लेखक की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि कभी कभी बाजार जो है बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है कि कई जहाँ पर मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, जनता या ग्राहक किसी चीज़ की मांग अत्यधिक करने लगते हैं तो वहीं पर जो बाजार है वो उन चीज़ों की पूर्ति को कम दिखा देता है। उन्हें लगता है कि पूर्ति कम दिखाएंगे तो अधिक से अधिक मांग आएगी, अधिक से अधिक मांग आएगी तो जिस रेट पर या जिस कीमत पर वो उसे बेचेंगे उस कीमत पर जो ग्राहक हैं उसे खरीद लेंगे। तो इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। 5वां प्रश्न है, स्त्री माया ना जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? देखिए, स्त्रियां जो हैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को संजो कर रखती हैं और आवश्यकता के समय पर उनका प्रयोग लेती हैं। माया शब्द का अर्थ है यहाँ पर सांसारिक आराम पहुँचाने वाली वस्तुएं जो हमारे जीवन में सुख और आराम पहुँचाती हैं। स्त्रियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे सौंदर्य के प्रति बहुत शीघ्रता से आकर्षित हो जाती हैं। वे घर को सुंदर बनाने और साजो सामान जोड़ने का कार्य अच्छी तरह से करती हैं। सामाजिक स्तर और परिस्थितियां भी उनके इस गुण में वृद्धि कर देती हैं। वे सदैव अपने घर व बच्चों की देखरेख में जुटी रहती हैं। कि जो सौंदर्य का आकर्षण है वो हमेशा से ही स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ आया है। और जहाँ घर को सजाने की बात आती है, सुंदरता की बात आती है, तो जो स्त्रियां हैं वो सबसे ज़्यादा ही जो हैं अपने घर को सुंदर बनाने में लगती हैं और चाहती हैं कि उस सौंदर्य या हम ये कह सकते हैं कि उस सुंदरता को वो लोगों तक दिखाना चाहती हैं, पहुंचाना चाहती हैं। और बहुत सारी परिस्थितियां हम मान सकते हैं इसका कारण बहुत हो सकता है आत्मनिर्भरता की पूर्ति। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का भाव उनके मन में जागृत हो जाता है। घर की ज़रूरतों को पूरा करना, माया जोड़ने का मतलब ये भी है कि वो घर की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अनिश्चित भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। लेकिन जो स्त्रियां हैं वो इस विषय में बहुत सारी चीज़ों को संजो कर रखती हैं कि आने वाले भविष्य में शायद वो हमें काम आ जाए। अहम भाव की तुष्टि, उनके पास भी कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि हमारे पास इतनी सारी माया जुड़ी हुई रखी है बच्चों की शिक्षा और संतान के विवाह हेतु।
तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए स्त्रियां जो है माया जोड़ने के लिए मजबूर रहती हैं या माया जोड़ती रहती हैं। कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पाठ का सार दिया गया है, तो बहुत जल्दी से मैं इसे एक बार से पढ़ देती हूँ। बाजार दर्शन पाठ में बाजारवाद और उपभोक्तावाद के जादू के बारे में बताया गया है। बाजार में एक जादू है और वह आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है और यह जादू तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। बाजार के जादू को रोकने का उपाय यही है कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य भरा हो। बाजार की असली सार्थकता आवश्यकता के समय काम आना है। जो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार का उपभोग करते हैं वे ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। जो लोग अपने पैसों के घमंड में परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए खरीदारी करते हैं वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इस तरह के बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र अनीति शास्त्र है। इस पाठ में भगत जी ने के उदाहरण के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण में करने और वास्तविक जीवन दर्शन पर बल दिया गया है। अब यहाँ जो हमारे पाठ हैं उन पाठों से संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं। तो इस पाठ से संबंधित कुछ गद्यांश मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए और उनसे संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी लिखे हैं उन उत्तर सहित। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो गया वह शून्य हो जाएगा और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न अर्थात ये जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश से ही संबंधित 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गद्यांश की पंक्ति को जैसे का तैसा उठा करके उत्तर में लिख दें, अपितु उसमें अपने विचारों को लिखें, उसके अर्थ को समझ के अपने शब्दों में उस उत्तर को लिखने का प्रयास करें। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ किस अंतर को समझने की बात कही गई है? उत्तर यह कि मन के खाली रहने का अर्थ यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ भी नहीं रहे। तो इस अंतर की बात की गई है कि मन खाली नहीं रहने देना चाहिए। नहीं रहने देने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपनी इच्छाओं को खत्म कर लें, बंद कर लें और हमारे मन में कोई इच्छाएं जागृत ना हो, अर्थात उसमें इच्छाएं केवल अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति देने के लिए होनी चाहिए। लेखक के अनुसार मन बंद क्यों नहीं रहना चाहिए? उत्तर वह इसलिए कि जो मन बंद हो जाता है वह शून्य हो जाता है, जबकि शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। कि मन जो है वो चंचल है और ऐसा संभव ही नहीं कि मन बिल्कुल शून्य हो जाए, क्योंकि अगर वह शून्य हो गया तो वह परमात्मा से मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मन बंद होने का तात्पर्य शून्य होना नहीं है। शून्य होने का अधिकार किसका है और क्यों? शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है, क्योंकि वह सनातन भाव से संपूर्ण है, वह सत्य है और शेष सब कुछ अपूर्ण है, नश्वर है। एक अन्य गद्यांश का अवलोकन हम कर लेते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार का लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब
कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हाथ से आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल हो जाता है और निष्कपट शिकार। ऐसे बाजार मानवतावाद के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शस्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा मतलब उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। बाजार को सार्थकता देने का क्या आशय है, यह कौन कर सकता है? मैंने यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर लिखे हैं, उसको थोड़ा सा आप विस्तृत करके लिख देंगे। जरूरत की चीजों का बाजार से खरीदना और चीज खरीदने वाला, कि जिसको जो आवश्यकता है वो उतनी ही आवश्यकता की चीजों को खरीदे और जो अपनी आवश्यकता की चीजों को सही सही जानता है और खरीदता है वही उसे सार्थकता भी दे सकता है। ऐसे बाजार प्रयोग का सांकेतिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसे बाजार की जादुई शक्ति जो अपनी तरफ आकर्षित करती है और जो अपनी आवश्यकताओं के आदान प्रदान हेतु नहीं, केवल अपनी परचेसिंग पावर को दिखाने हेतु बढ़ती है। बाजार का बाजारोपन क्या है, वह कैसे बढ़ाया जाता है? केवल हानि लाभ के लिए चकाचौंध पैदा करना कपटी आचरण से, कि केवल और केवल जो है बाजार में अपनी लाभ को देखते हुए चकाचौंध को उत्पन्न करना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनके द्वारा कपटी आचरण का प्रयोग करना। चलिए विषय वस्तु पर आधारित यहाँ पर 3 प्रश्न मैंने। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह हमारी पाठ्य पुस्तक का भी प्रश्न है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार के आकर्षक चीजों के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर अनावश्यक चीजों को खरीदता चला जाता है। इस जादू के प्रभाव में मनुष्य सोचने लगता है कि बाजार में बहुत कुछ है और उसके पास बहुत कम चीजें हैं। बाजार का जादू मनुष्य के सिर चढ़ कर बोलता है और उसे विकल बना देता है। ऐसी अवस्था में बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। बाजार का जादू उतरने पर उसे खरीदी गई चीजें अनावश्यक ही लगने लगती हैं। अगला प्रश्न है, बाजार की सार्थकता किसमें है, अथवा बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? उदाहरण देकर समझाइए। इस पाठ में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र इसलिए कहा है क्योंकि इसमें धन को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल दिया गया है। धन बढ़ाने का तरीका भी गलत है और अनावश्यक गलाकाट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा जो देता है। इसे अनीति शास्त्र कहने में निम्न कारण है। बाजार का मूल दर्शन है आवश्यकता की पूर्ति करना। यदि इस लक्ष्य को छोड़कर व्यापारी धन कमाने की होड़ में लग जाएगा तो बाजार का असली लक्ष्य ही नष्ट हो जाएगा। पैसा कमाने का लक्ष्य व्यापार में कपट बढ़ाता है। व्यापारी ग्राहक की हानि करके भी अपना लाभ कमाना चाहते हैं। अतः ऐसे पूंजीवादी बाजार से मानवीय प्रेम, भाईचारा और सौहार्द की भावना समाप्त हो जाती है। सभी लोग ग्राहक और विक्रेता बनकर रह जाते हैं।
लोग बिना आवश्यकता के ही बाजार के जादू में फंसने लगते हैं। इसलिए लेखक ने ऐसे शास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन में लेखक ने भगत जी का उदाहरण क्यों दिया है? बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण देते हुए पाठकों को यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से बाजार के जादू से बचा जा सकता है। लेखक भगत जी के माध्यम से बाजार के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने की शिक्षा देना चाहता है। बाजार की चकाचौंध भगत जी पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। भगत जी आंख खोलकर भरे हुए मन से और मग्न भाव से चौक बाजार से चले जाते हैं और एक छोटी सी पंसारी की दुकान से अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं। भगत जी की आवश्यकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं और वे बाजार में भटकते नहीं हैं। प्राय पूछे जाने प्रश्न वाले जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम उनके ऊपर अधिक चर्चा हम कर चुके हैं और अब हम जो प्रश्न यहाँ पर मैं आपको देने जा रही हूँ, ये प्रश्न आपके लिए गृह कार्य हेतु दिए जा रहे हैं। इन्हें आप पढ़ें और अपनी जो कॉपी है उसमें लिखें। उसके साथ ही अभी तक जितना भी सिलेबस हिंदी का हो चुका है उसकी आप तैयारी भी करते रहें साथ के साथ। इसका पहला प्रश्न है, बाजार के बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? इसकी व्याख्या और चर्चा हमने पाठ पढ़ते वक्त भी की है और अभी प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भी की है। बाजार का जादू कब ज्यादा असर करता है? तीसरा प्रश्न, बाजार कब आनंद देने लगता है? चौथा प्रश्न, पाठ के आधार पर परचेजिंग पावर किसे कहा गया है? और पांचवा प्रश्न, लेखक ने किस प्रकार के बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है और क्यों? ये पांचों ही प्रश्न जो हैं इनकी चर्चा हमारे साथ हम लोग आपस में कर चुके हैं। पाठ को पढ़ते वक्त, प्रश्न उत्तर की व्याख्या करते वक्त हमने इन सभी की चर्चा की है। अतः इनको सरल करने में या इनके उत्तर लिखने में आपको किसी भी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो आप इनको सरल शब्दों में अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। उसके साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो अभी तक बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर पाठ बाजार दर्शन के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है? इसकी व्याख्या हमने कर ली है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं और उत्तर आपके समक्ष भी हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़कर इन्हें ग्रहण करेंगे। तीसरा प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति समाज को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? अगला प्रश्न है, बाजार ये किताब के ही प्रश्न है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इसे रूप में यह एक प्रकार की सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? अगला प्रश्न, लेखक ने पाठ में संकेत दिया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये हमने अभी इसके ऊपर चर्चा की है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको समझने में। इनके उत्तर आपको साथ के साथ दिए जा रहे हैं। ये वही प्रश्न दोबारा से आ गया है, बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। आगे है, खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है? ये बातें
बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर इसका दिया गया है, खाली मन तथा जेब भरी होने से लेखक का आशय है कि मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की निर्णय शक्ति का ना होना तथा मनुष्य के पास धन होना। ऐसे व्यक्तियों पर बाजार अपने चमक दमक से कब्जा कर लेता है और गैर जरूरी चीजें खरीद लेते हैं। पाठ बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखक बताता है कि पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। यदि कोई समर्थ व्यक्ति दूसरे के सामने किसी महंगी वस्तु को खरीदे तो दूसरा व्यक्ति स्वयं को हीन महसूस करता है। पैदल या दोपहिया वाहन चालक के पास धूल उड़ाती कार चली जाए तो वह परेशान हो जाता है, स्वयं को कोसता है, वह भी कार खरीदने के पीछे लग जाता है। इसी कारण बाजार में मांग बढ़ती है। तो ये एक पैसे की व्यंग्य शक्ति है और उदाहरण इसे हमने जब पाठ पढ़ा तो बहुत विस्तृत चर्चा इस पर हमने की थी। बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यह निबंध उपभोक्तावाद और बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझने में बेजोड़ है। लेखक बताता है कि बाजार का आकर्षण मानव मन को भटका देता है, वह उसे ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदने की तरह आकर्षित करता है। लेखक ने भगत जी के माध्यम से नियंत्रित खरीदारी का महत्व भी प्रतिपादित किया है। बाजार मनुष्य की जरूरतें पूरी करे, इसी से में उसकी सार्थकता है, अन्यथा यह समाज में ईर्ष्या, तृष्णा और असंतोष, लूट खसोट को बढ़ावा देता है कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है जिसके पास हम उस सामान को देखते हैं, और कहीं ना कहीं लूट खसोट की जो आदत है वो भी लोगों में बढ़ जाती है। बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। हमें ज़रूरत के सामान की सूची बनानी चाहिए, हमें बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए, हमारा मन निश्चित खरीदारी के लिए होना चाहिए, बाजार में क्रय क्षमता का प्रदर्शन न करके ज़रूरत का सामान लेना चाहिए, बाजार में असंतोष व हीन भावना से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आज बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर हमने किए और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की। उसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न उत्तर इस बाजार दर्शन पाठ से आए हैं उससे संबंधित चर्चा भी हमने आज की कक्षा में की। तो आज की कक्षा में दिए गए कार्य को पूर्ण करें और इसी के साथ धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।